हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का प्रतिनिधित्व। हमारे संविधान में सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक दृष्टि समाज के वंचित वर्गों को अनुसूचित जाति तथा जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। लोकसभा तथा राज्य की विधानसभाओं में इन वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। 16वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित थी। इस प्रकार प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं में भी इन वर्गों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। साथ ही स्थानीय शासन अर्थात पंचायतों एवं शहरी निकायों में इनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। लोकसभा में बच्चों अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए भी स्थान आरक्षित किए गए हैं। हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वयं एक अनुसूचित जाति से संबंध रखते थे। उन्होंने उस समय अनुसूचित जातियों जनजाति की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से इन्हें संविधान में आरक्षण करने देने की मांग की थी। संविधान में इनके शैक्षिक और आर्थिक दृष्टि से समाज से वंचित वर्ग कहा गया है। इन अनुसूचित जाति और जनजाति को संविधान में सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक दृष्टि से समाज के वंचित वर्ग को अनुसूचित जाति और जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है, अर्थात इन्हें वंचित समाज के वंचित वर्ग के रूप में रखा गया है और इन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा में इन वर्गों को उनकी संख्या के आधार पर, उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया गया है। तो 16वीं लोकसभा के आम चुनाव में अनुसूचित जाति को उनकी जनसंख्या के आधार पर 84 एवं अनुसूचित जनजाति को के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। अनुसूचित जाति के लिए 84 यानी 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 अर्थात 47 सीटें आरक्षित की गई है। इस प्रकार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में भी इन वर्गों के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया गया है। साथ ही स्थानीय शासन अर्थात पंचायतों एवं शहरी निकायों में भी इन वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है कि किसी क्षेत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति के कितने लोग रहते हैं, उनकी जनसंख्या कितनी है, उसी के आधार पर उन्हें आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा बच्चों महिलाओं को भी स्थानीय संस्थाओं में आरक्षण प्रदान किया गया है कि स्थानीय निकायों में अर्थात पार्षद चुनाव या शहरी विकास के जो चुनाव होते हैं उनमें 33% महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है और कहीं कहीं किसी क्षेत्र में 50% की भी इनके लिए मांग की जा रही है। स्थानीय निकायों में तो महिलाओं का प्रतिशत जो है आरक्षण का वह सम्मानजनक स्थिति में है, किंतु लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी बहुत कम है। मात्र पिछली तालिका में हमने देखा था, पिछले वीडियो में तालिका में हमने देखा कि केवल 8% महिलाएं ही लोकसभा एवं राज्यसभा के चुनाव, लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ी होती हैं। इनके प्रतिशत को बढ़ाने के लिए भी पर्याप्त रूप से इन्हें प्रोत्साहित करना आवश्यक है। इसी प्रकार जनजातियों के अलावा समाज के कुछ अन्य दलित वर्ग भी हैं, जैसे जाट है या आदिवासी समुदाय के क्षेत्र हैं, इन्हें भी मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। तो इससे एक बार पुनः देखते हैं कि जनजातियों का प्रतिशत क्यों रखा गया, इन्हें आरक्षण क्यों दिया गया। क्योंकि भारत में जब स्वतंत्र हुआ था उस समय इनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बहुत बुरी थी और इन्हें समाज से लंबे समय से ये कटे हुए थे, क्योंकि इन्हें छुआछूत की भावना के चलते
कोई भी समाज जो है इन्हें अपने बराबर लाने का प्रयत्न नहीं कर रहा था। और पहली बार हमारे कुछ समाज सुधारकों ने इसके लिए प्रयत्न किए थे, जिनमें महात्मा गांधी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुख्य थे। महात्मा गांधी ने इन्हें हरिजन कहा था और इनके सुधार के लिए कार्य किए थे। इसके बाद इन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के उद्देश्य से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन्हें संविधान में निश्चित आरक्षण प्रदान करने का प्रयत्न किया। आज महिलाओं के लिए भी 33% आरक्षण की मांग चल रही है, जिसे लोकसभा एवं विधानसभा में महिलाओं के लिए भी 33% आरक्षण हो, इस प्रकार के कानून के लिए संविधान में, लोकसभा में संविधान परिवर्तन के लिए दबाव डाला जा रहा है। संभव है कि आने वाले कुछ समय में महिलाओं को भी आरक्षण, लोकसभा एवं राज्यसभा के उम्मीदवारी के लिए आरक्षण प्राप्त हो सकता है। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। ओके, बाय।